सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लैंड रेवेन्यू सिस्टम कब, अंग्रेजों के टाइम पे। तीन अलग अलग तरीके के हम लोगों ने पढ़े। फिर हम लोगों ने ये भी देखा यार क्या दिक्कतें हुई, और वहाँ पर मैंने आपको जो पढ़ाया वो पढ़ाया दो चीज़ें, एक तो ज़मींदार और दूसरा जागीरदार। आज उसी का एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। आज की क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि यार अगर आप यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा जीएस के पेपर नंबर 3 में लैंड रिफॉर्म है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ भी आता है, आईएएस में तो आता ही है, प्रीलिम्स में कंफर्म आता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की, खास तौर से लेखपाल वीडियो या हर एग्ज़ाम की, तो याद रखिएगा भूमि सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन चाहे तो लैंड रेवेन्यू से आ जाएगा, चाहे भूमि सुधार से आ जाएगा, आता ज़रूर है, ठीक है। और चूंकि लेखपाल शब्द का जिक्र मैं आज पहली बार करूँगा कि यार कहाँ से शुरुआत हुई लेखपालों की, यही आज मैं बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, वेदर इट इज़ गुड और इट इज़ नॉट गुड। ये दोनों में लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप लास्ट में बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। लैंड रिफॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कैसे हुआ। देखिए, स्वतंत्रता के पहले मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी। एक तो मैंने पढ़ाया कि यार एक तो ज़मींदार उगे बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के टाइम पे, दूसरा कौन उगे, जागीरदार। ये दोनों क्या थे आपको पता होगा ना। अंग्रेजों को चाहिए पैसा, किससे चाहिए, ज़मीन से जो उपज आएगी उससे जो रेवेन्यू होगा वो पैसा चाहिए उनको। ये इनको दिलाएगा कौन, या तो ज़मींदार या तो जागीरदार। यही तो दिलाते थे ना। मैंने लास्ट टाइम पे यही बताया कि यार ज़मींदार या जागीरदार अंग्रेजों के मध्यस्थ थे, मीडिएटर्स थे। वो किसको चूसते थे, वो लोग गरीबों किसानों को चूसते थे, और जो रेवेन्यू मिले वो कहाँ जाता था, किसके पास जाता था, अंग्रेजों के पास जाता था। तो इसका मतलब स्वतंत्रता जब हम लोग को मिल चुकी तो 1947 के बाद भारत ने क्या, सबसे पहला काम क्या था भारत के पास ऐसे ही बेतरतीब जमीनें बिखरी पड़ी थी, और ये सब किसके पास थी, मध्यस्थों के पास। मध्यस्थ का मतलब अब आप जब भी बोलूंगा मध्यस्थ या इंटरमीडिएटरीज, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट जागीरदार एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जमींदार। जागीरदार क्यों, क्योंकि भैया स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज तो चले गए, तो जागीरदार के पास कुछ होल्डिंग जमीन है ना, वो तो मध्यस्थ है, वो लोग अपने पे काम करा रहे हैं गरीबों से, किसानों से। तो अब सबसे बड़ी ज़रूरत किसकी होगी बताइए, ये जो भूमि है इसके सुधारों की ज़रूरत महसूस हुई। तो याद रखिए, एक थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के एक दोस्त थे जिनका नाम था, बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, हिज नेम वाज जेसी कुमारप्पन। ही वाज द गुड फ्रेंड ऑफ द महात्मा गांधी। कई बार वो जेल भी गए, ठीक है। इनका टाइम ड्यूरेशन भी महात्मा गांधी से मैच करता था। तो इसलिए याद रखिए, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो यही कुमारप्पन के नेतृत्व में, अब याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है, मैं क्यों उस बुक को कहता हूँ, ये वाली बुक को कहने का पर्पज़ मेरा लेखपाल के लिए यही है कि इसमें कुछ चीज़ें ना बड़ी अच्छी दे रखी हैं जो कि आपको ये बताएगा कि लेखपाल होता क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बुक को मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बुक परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ बुक की कुछ खास बातें होती है, मुझे इसमें लगी, ठीक है। अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं। जेसी कुमारप्पन ने क्या कहा, याद रखिए, स्वतंत्रता में के जस्ट बाद इन्होंने बोला। अब इनकी कमेटी को कब बनाया गया, याद रखिए 1949 में। आप में से कुछ लोग तुरंत कमेंट करेंगे, मुझे पता है, तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ आसाम की वेबसाइट से मैंने ये लिया है। आप इसको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कोट कर सकते हैं, जाके यूपीपीएससी में आप आंसर को चैलेंज कर सकते हैं, आपकी बात मान्य होगी। याद रखिएगा 1949 में जेसी कुमारप्पन कमेटी बिठा ली गई, किसके लिए, भूमि सुधारों के लिए, सजेशन देने के लिए। और इन्होंने 4 सजेशन दिए, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 4 सजेशन। इन्होंने सबसे पहले कौन सा सजेशन दिया, 4 सजेशन में से सबसे पहला इन्होंने बोला कि यार मध्यस्थों की समाप्ति कर दो। मध्यस्थ का मतलब जमींदार और जागीरदार। बहुत अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा पुराना वीडियो, आपको इच्छा लगे तो जमींदार और जागीरदार बीच से हट गया है। मतलब ये बताइए, ये जमीन है, ठीक है, इस पे किसान काम कर रहा है, वो पैसा दे रहा है जमींदारों को, जमींदार एक आदमी को दे रहा है, ये गवर्नमेंट को दे रहा है। अब जब अंग्रेज चले गए तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पे, तो अब उसने क्या किया, ये जो मध्यस्थ है उसको इसने हटाने की कोशिश की। इसका मतलब उन्होंने लगाम किस पे कसी, जमींदार और जागीरदारों पे। कैसे कसी, ये देखिए, उन्होंने बोला कि पहली चीज़, ज़मींदारों को और जागीरदारों को हटाया। उन्होंने कह दिया कि देखो, अगर कोई किसान, भाई मेन तो उनका यही था ना, ज़मींदारों के पास ढेर सारी ज़मीन थी, तो उन्होंने बोला अगर कोई किसान 6 साल से काम कर रहा है किसी ज़मीन पे, तो वो ज़मीन किसकी हो गई,
किसानों की हो गई। इस तरीके से उन्होंने मध्यस्थों को सबसे पहले क्या किया, हटाया गवर्नमेंट ने। कैसा, एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडिएटरीज, या अगर बोले तो जमींदारी एबोलिशन एक्ट से उन्होंने जमींदारों का मेन चीज ही काट दिया कि भैया देखो चुल मत करो, जबरदस्ती मत घुसो, ये गरीबों का है, 8 साल से वो इस पे जुताई कर रहा है तो ये जमीन उसकी हुई। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट ये था काश्तकारी, पहला बहुत जरूरी था। दूसरा है काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार को इंग्लिश में बोलते हैं टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म क्या होता है जानते हैं? जैसे आप लोग गांव में जाते होंगे तो आप अपनी ज़मीन को दे देते होंगे कि यार ले मेरी ज़मीन को तुम मेरी ज़मीन पे बो, सब कुछ करो, ठीक है, और उसके बाद जो भी उससे प्राप्त होगा रेवेन्यू, उसका कितना परसेंट मैं लूँगा। जैसे मेरी ज़मीन गांव में है, मैंने अधिया पे दे दी या किसी को दे दी कि ले यार तुम ही करो, तुम ही कर लो, जो उससे प्रोड्यूस मुझे मिलेगा उसका मैं कितना लूँगा, कुछ हिस्सा मैं ले लूँगा, बचा हिस्सा तुम ले लेना। तो स्वतंत्रता के पहले याद रखिए, इससे काश्तकारी सुधार एक्ट से पहले, टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट से पहले क्या होता था, या अगर कहा जाए स्वतंत्रता के पहले, तो 35 से लेके 75% प्रोड्यूस, याद रखिए, जितना भी उपज का 35 से 75% भाग कौन ले लेता था, मालिक ले लेता था, काश्तकार ले लेता था। उन किसानों से जो उस पर काम कर रहे हैं, और बचा हुआ थोड़ा सा भाग उसको दे देता था। लेकिन जब काश्तकारी सुधार हुआ ना, तो उन लोगों ने कह दिया कि यार देखो 20 से 25% सिर्फ किसको जाएगा, याद रखिएगा, आफ्टर रिफॉर्म 20 से 25% जाएगा किसको, काश्तकारों को मिलेगा, बाकी लोग रखेंगे जो उस पर काम कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट ने बिचौलियों का धीरे धीरे देखिए कन्नी काटनी शुरू कर दी कि देखो, एक तो सबसे पहला किसी के पास जरूरत से ज्यादा, अभी मैं उसको भी बता रहा हूं कैसे कम किया, मध्यस्थों की समाप्ति कर दी कि 6 साल से काम कर रहा है तो उसकी जमीन। दूसरा काश्तकारी सुधार टेनेंसी रिफॉर्म में क्या किया कि पहले 35 से 75% ले जाता था काश्तकार, अब सिर्फ कितना ले जाता है, 20 से 25% ही काश्तकार ले जा पाएगा। तीसरा आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखिए दूसरे वाले में क्या हुआ जानते हैं, दूसरे वाले में ये जब लागू हुआ ना, तो यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि इसको सही तरीके से हर राज्य में लागू नहीं किया गया, इसलिए आज भी समस्याएं होती हैं। याद रखिएगा, ये हर राज्य ने सही तरीके से इसको लागू नहीं किया, कई जगह में ये रह गया था या कुछ जगहों पे ये रह गया था, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं चला, ठीक है, लेकिन था ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक्ट। अगला आ जाइए, भूमि स्वामित्व की सीमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भूमि स्वामित्व की सीमा। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कई सारे इंग्लिश मीडियम के हैं एंड मोस्ट आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, तो हिंदी बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी बुकें मिलेंगी, इंग्लिश में कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो भूमि स्वामित्व की सीमा मतलब फिक्सिंग शेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब ये क्या है पता है, गवर्नमेंट ने कैसे सिकंजा कसा जमींदारों पे, जमींदारों के लिए कह दिया कि देखो यार, अब आप एक लिमिट से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकते। समझ रहे हैं ना, ये क्या है भूमि स्वामित्व की सीमा। ये क्या कहता है कि यार एक जमींदार एक निश्चित जमीन से ज्यादा खुद के पास नहीं रख सकता, अगर है तो वो कौन ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगी। गवर्नमेंट ने और क्या काम किया, गवर्नमेंट को कोई भी हल्की सी भी इधर उधर लगी, गवर्नमेंट ने उस जमीन को लेना शुरू कर दिया। किनसे, जमींदारों से। कैसे लिया, उन्होंने बोला कि अब देखिए, ये परिवार की आजीविका की 3 गुना, मान लिया एक मेरा परिवार, अच्छा ये किसने कहा था ये भी याद रखिए, यही जो कुमारप्पन है, इन्होंने 1942 में कहा था, याद रखिए, कुमारप्पन ने सजेशन दिया था 1942 में कि अगर कोई परिवार है, उसकी आजीविका की जितनी भी सीमा होती है उसका 3 गुना अधिक, याद रखिएगा, अगर एक परिवार है, मेरा परिवार जितने खर्चे में आराम से चल जाए और उसका 3 गुना ज़्यादा जिससे हो जाए, उतनी जमीन सिर्फ मैं अपने पास रख सकता हूं, इसको बोलते हैं भूमि स्वामित्व की सीमा, फिक्सिंग शेलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। मैं ज़रूरत से ज़्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता, सिर्फ कितनी, मेरे जिससे काम चल जाए उसका 3 गुना ज़्यादा जमीन। इसके अलावा सब कौन ले लिया, गवर्नमेंट ले ली। अब आ जाइए, अब ये जब लागू हुआ तो याद रखिए कैसे काम हुआ, 1961 से 62 में, याद रखिएगा, ये हर पहले स्टेट ने अलग अलग लागू की। कौन सी, भूमि स्वामित्व की सीमा, शेलिंग लैंड फॉर्मिंग, मतलब ये फिक्सिंग दी लैंड होल्डिंग्स की, कौन जमींदार कितना रख सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। 1961 से 62 में तो ये हुआ, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग सीमाएं बनाई कि चलो हम कहते हैं इतना तुम रखो, किसी राज्य ने बोला मैं बोला इतना रखो। लेकिन 1971 में क्या हुआ, याद रखिए, 1971 में एक नई भूमि सीमा नीति आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में नई भूमि सीमा नीति की, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें बताई। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर कोई अच्छी भूमि है, मान लिया आप जमींदार हैं, आपके पास अच्छी ज़मीन है, तो उस ज़मीन में सिर्फ आप 10 से 18 एकड़ ज़मीन आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी सब कौन ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगी, या
वो हट जाएगी, आपके पास नहीं रहेगी, आप इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। दूसरा क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, सेकंड कैटेगरी की जो जमीन बहुत अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि, उससे कम तो आती है सेकंड कैटेगरी में। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी जमीन नहीं है, एवरेज जमीन है, तो 18 से 27 एकड़ जमीन आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट ले लेगी। तीसरा क्या हुआ, रेस्ट 27 से 54 एकड़, कितना, जितनी खराब जमीनें हैं उसमें आप अपने पास कितना 27 से 54 एकड़ रख सकते हैं, बाकी सब कौन ले लेगा, गवर्नमेंट। और ये बहुत ज़रूरी था, इन लोगों ने बहुत चूसा किसानों को, गरीबों को इतना चूसा कि आप सोच नहीं सकते, इन जमींदारों ने बहुत लूटा, ठीक है। तो इनसे लेना बड़ा ज़रूरी था, ठीक है ना। तो 3 हो गया। कौन कौन से सुधार हो गए, सबसे पहला मध्यस्थों की समाप्ति, मतलब एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडिएटरीज, कैसे, जमींदारी उन्मूलन कानून, उन्मूलन एक्ट से। काश्तकारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। टेनेंसी रिफॉर्म का मतलब कि आपको मिनिमम, मतलब अब आपको मिनिमम देना है काश्तकारों को। तीसरा, भूमि स्वामित्व की सीमा, फिक्सिंग द शेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, आप अपने पास एक जरूरत से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, कितनी, तो ये मैंने बता दिया आपको। चौथी जो है वो क्या है, भूमि स्वामित्व की चकबंदी, ये आ गया यहाँ पे अब लेखपाल का काम। भूमि स्वामित्व की चकबंदी क्या होती है, भूमि स्वामित्व की चकबंदी कर दी गई, मतलब कॉन्सोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, इंग्लिश में चकबंदी को बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, जितनी भी भूमि है उसके स्वामित्व की चकबंदी। तो चकबंदी होती क्या है, आज हम सीख के फिर ये क्लास को खत्म करेंगे। और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, खराब लगा तो भी, बिंदास, ठीक है। अब आज मैक्सिमम बुक्स में शायद ये ना दिया हो या कम दिया हो, इसीलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बुक बता रहा हूँ उसमें ये ठीक ठाक दे रखा है, अच्छे से दे रखा है, मीन, ठीक है। तो अब आ जाए चकबंदी का, बहुत इंपॉर्टेंट। चकबंदी क्या है, मैं आपको बहुत आराम से और एक लाइन में समझा देता हूँ। चकबंदी, मैं मान लिया एक गांव में रहने वाला हूं, मान लिया मैं एक गांव में रहने वाला हूं। अब आप लोग जानते हैं आज से 15-20 साल पहले, और चकबंदी कैसे क्यों की जाती है या क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। मान लिया मैं हूं, मेरा नाम है मानस पांडे, मेरी गांव में एक जगह जमीन यहाँ पे है, एक जगह जमीन यहाँ पे है, ये गाँव है मेरा, ठीक है। एक जगह जमीन यहाँ पे है, एक जगह जमीन यहाँ पे है, एक जगह जमीन यहाँ पे है। अब ये बताइए, ये मेरा गांव है, मैं मानस पांडे हूँ, मेरी 5 अलग अलग जगह जमीन है। ध्यान से सुनिएगा, चकबंदी होती क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा कि चकबंदी क्या होती है, ठीक है। तो 5 अलग अलग अगर आपके पास जमीन है, ध्यान से सुन लीजिए, 5 अलग अलग जगहों पर जमीन है, तो अब चकबंदी क्या कहती है, ये जो बटी हुई विखंडित जमीन है इनको चकबंदी क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी। जैसे मान लिया मैं मानस पांडे हूं, आप ही, ठीक है, आपकी जमीन यहां पे है। अब क्या होगा, एक्सचेंज करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे कि भैया ये जमीन आप ले लो, मैं अपने जमीन के पास में यहां पे थोड़ा सा और बढ़ा लूं। इसका मतलब बटी हुई छोटी छोटी जमीनों को जोड़ के एक जगह करना। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है, मान लिया मैं खेतर किसान हूं तो मुझे हर जगह पानी उनी डालना पड़ेगा ना भैया, सिंचाई करनी पड़ेगी कि नहीं। अब मैं लेके पाइप एक गांव के इस कोने चलूं, फिर मुझे ये वाला खेत को सींचना है तो इस कोने चलूं, फिर यहाँ चलूं, फिर आपको पता कितनी टेंशन होती है गांव में, हल्का सा भी इधर उधर हो जाए, चप्पल जूता सब चल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि चकबंदी का अर्थ ये है जो अलग अलग विखंडित जमीन है, ध्यान से सुन लीजिए, अलग अलग विखंडित जमीनों को या भूखंडों को एक जगह सुव्यवस्थित या पुनर्व्यवस्थित करने को बोलते हैं चकबंदी। अगर आपको समझ में आया हो तो फिर से बताइए, अलग अलग बिखरी हुई जमीनों को एक जगह सुव्यवस्थित या पुनर्गठित या पुनर्व्यवस्थित करने को कहते हैं चकबंदी। डेफिनेशन मैंने हिंदी में लिख रखी है, खंडित भूखंडों का एक भूखंड के रूप में पुनर्गठन कहलाता है चकबंदी। इससे तमाम तरीके की लड़ाइयाँ, पहले मेन रोड पे बहुत लड़ाई हो जाती थी, फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ कम हो गई। मैं इसलिए जानता हूँ कि वैसे तो मेरी बेसिक एजुकेशन नैनीताल में हुई है पूरी की पूरी क्लास 12 तक, लेकिन जब भी हम लोग गर्मियों में यहाँ आते थे तो गांव में आते थे, मेरा गांव यहाँ लाक्षागृह है, तो वहाँ गांव में ये सब बहुत होता था, अरे उनका वहाँ खेत है, उनका एक वहाँ खेत है, एक यहाँ खेत है। और आपकी जानकारी के लिए अभी भी मेरे गाँव में मेरी ज़मीनों की चकबंदी नहीं हुई है, ठीक है। तो आ जाइए, क्या है चकबंदी, खंडित भूमियों का एक भूखंड के रूप में पुनर्गठन या पुनर्वितरण ही क्या कहलाता है, चकबंदी। ये करेगा कौन, चकबंदी लेखपाल, यहां से शब्द आया लेखपाल। कौन सा, चकबंदी लेखपाल। कौन करेगा, चकबंदी लेखपाल का काम क्या है,
रीऑर्गेनाइजिंग या रीडिस्ट्रीब्यूशन. प्लीज राइट डाउन, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश देन दैट इन दैट कंडीशन यू शुड राइट डाउन इट. रीऑर्गेनाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रैगमेंटेड लैंड इनटू ए सिंगल प्लॉट. आपकी बिखरी हुई, फ्रैगमेंटेड का मतलब बिखरी हुई, कोई फ्रैगमेंटेड जमीन है, एक देश के उस कोने, एक गांव के इस कोने, एक ऐसे ऐसे, उन सबको हटा के एक जगह पे सबको क्या कर देना, रीऑर्गेनाइज या रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, देखिए इधर, कॉन्सोलिडेशन. इंग्लिश में कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन, हिंदी में चकबंदी. ठीक है ना. अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. लाइक मत करिए, कमेंट कर सकते हैं आप. कमेंट करिए आपको कैसा लगा. थैंक यू सो मच. अगली वीडियो, अब याद रखिए इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी, मैं बता दूं अगली वीडियो किस चीज़ पे आएगी. आपको किसी भी बुक में देख लीजिएगा, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रखी हैं, तो मैं सबसे पहले ग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू सो मच.